हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसे कल की क्लास में गुप्त साम्राज्य टॉपिक लिया गया था, तो गुप्त साम्राज्य में के बारे में कल डिस्कस किया गया था। तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। पहले एक बार शासक को रिपीट कर लें जो गुप्त साम्राज्य के हैं। तो गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। इसके बाद और शासक हुए, तो इतने महत्वपूर्ण हैं। तो श्रीगुप्त इसकी याद करने की ट्रिक क्या थी शासकों की? तो श्री नाम का एक लड़का था जो क्या करता था, घाटों पर रोज जाया करता था। घाटों पर उसने क्या देखा? तो चंद्र को देखा। चंद्र कहाँ देखा था? तो उसने समुद्र में चंद्र को देखा। तो समुद्रगुप्त। फिर उसने देखा समुद्र में, तो उसने समुद्र में फिर देखा, तो कितने चंद्र को देखा? द्वितीय, मतलब 2 चंद्र को देखा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद कुमारगुप्त हो गया, फिर स्कंदगुप्त। श्री नाम का लड़का, तो श्रीगुप्त जो कहाँ जाया करता था? तो घाटों पर जाया करता था, घटोत्कच गुप्त। उसके बाद उसने चंद्र को देखा, तो चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उसने कहाँ देखा था? तो समुद्र में, तो समुद्रगुप्त हो गया। फिर उसने समुद्र में देखा, तो कितने चंद्र को देखा? तो 2 चंद्र को देखा, तो क्या हो गया? द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद स्कंदगुप्त। ऐसे थे याद करने की ट्रिक। आगे बढ़े तो आज आगे क्या डिस्कस किया जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आइए जानकारी आपके साथ साझा करें। तो किसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? किसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। विक्रमादित्य का क्या अर्थ होता है? सूरवीर। तो विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। आगे बढ़ें। आगे क्या है? इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो 14 शासकों ने इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसे शक विजेता भी कहा जाता है? किसे शक विजेता भी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता है। देवगुप्त तथा देवराज के नाम से जाना जाता था। कौन सा शासक देवगुप्त देवराज के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था देवगुप्त देवराज के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सिक्के किस शैली के मिले? तो व्याघ्र शैली के सिक्के मिले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसने चांदी के सिक्के चलाए तथा न्याय के लिए प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था चांदी के सिक्के चलवाए और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के न्याय का सिंहासन बना था, तो पत्थर का बना था। पत्थर का क्या बना था? उनका सिंहासन, जो न्याय का सिंहासन था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय का बना था। आगे अगर बात करें, आगे है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सर्वाधिक विस्तार किस धर्म का हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हिंदू धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो हिंदू धर्म का सर्वाधिक विस्तार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत के कितने विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत के कितने विद्वान रहते थे? तो 9 रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। 9 विद्वान। आगे बढ़ें तो नवरत्न में सबसे प्रमुख जो नवरत्न थे उसमें सबसे प्रमुख कालिदास जो संस्कृत के लेखक हैं, अमरदास कवि थे, वराहमिहिर खगोलविद थे, धन्वंतरि
आयुर्वेदाचार्य थे, दरबार में थे। तो नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास, अमरदास, वराहमिहिर, धन्वंतर। धन्वंतर क्या कौन थे? तो आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध फयान जो 399 414 ईस्वी, ईस्वी रहेगा यहाँ, 414 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत आया था। तो कौन, किसके शासनकाल में बौद्ध फयान, जो चीनी बौद्ध फयान था, आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश का शासक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही चीनी बौद्ध फयान 399 ईस्वी तो 414 ईस्वी में भारत आया था। तो फयान की पुस्तक है, जो फयान था चीनी बौद्ध फयान, ये बौद्ध का था, चीनी का था, तो बौद्ध फयान था, उसकी पुस्तक क्या है? फो क्यू की किसकी पुस्तक है? तो फयान की पुस्तक है। आगे बढ़े। चंद्रगुप्त द्वितीय ने द्वितीय राजधानी बनाया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने द्वितीय राजधानी बनाया उज्जैन को। पहली राजधानी इनकी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने द्वितीय राजधानी बनाया, तो उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती थी। प्रभावती का विवाह किया था किसके साथ? वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। तो रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था। तो प्रभावती का किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का। रुद्रसेन द्वितीय किस जाति का तथा कहाँ शासन करता था? तो ब्राह्मण जाति का था तथा मध्य भारत में शासन करता था। कौन? रुद्रसेन। रुद्रसेन कौन है? वाकाटक शासक है रुद्रसेन द्वितीय। आगे अगर बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो पश्चिमी मालवा है और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कौन हुआ? तो कुमारगुप्त बना। ये किसका पुत्र है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र ही क्या है? कुमारगुप्त है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कौन बना? तो कुमारगुप्त बना। तो कुमारगुप्त किसका पुत्र है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किसका पुत्र है? तो समुद्रगुप्त का पुत्र है। किसने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया? तो कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था महायान शाखा के लिए। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तो रावलपिंडी जिले में, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में क्या स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय था वह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई और यह वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। आगे अगर बात करें कि 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने। तो ऐबक का जो सेनापति बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया 1198 ईस्वी में। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक बना तो स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक बना तो स्कंदगुप्त जो था कुमारगुप्त के बाद अगला शासक बना गुप्त वंश का। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो कुमारगुप्त ने करवाई। लेकिन इसको ध्वस्त किसने किया? तो ऐबक का जो सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में ध्वस्त किया। आगे बात करें अगर, स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण किसका करवाया? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए। तो स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए। आगे बात करें, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से जानकारी मिलती है तो सती प्रथा की। हमने कल आपको बताया था 510 ईस्वी में एरड़ अभिलेख था। तो एरड़ अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो सती प्रथा की जानकारी मिलती है। वो भी किसका है एरड़ अभिलेख? तो भानुगुप्त का है। उस समय जो शासक था भानुगुप्त था।
इस वंश का अंतिम शासक अर्थात गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। आगे बात करें, इस वंश के विनाश का कारण था हूणों का आक्रमण। तो गुप्त वंश के विनाश का कारण क्या था? हूणों का आक्रमण था। हूणों के आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बंट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूत था। तो जो हूणों का आक्रमण हुआ, यही क्या हुआ? गुप्त वंश के विनाश का कारण बना। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। और हूणों के आक्रमण के बाद ही गुप्त वंश क्या था? छोटे छोटे सामंतों में बंट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सामंत पुष्यभूत थे। तो यहाँ जो गुप्त साम्राज्य है, इसकी जानकारी यहाँ समाप्त होती है इस क्लास में। तो अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर PDF सेंड कर दी जाती है, आप वहाँ से प्राप्त कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।